जय हिंद साथियों, इतिहास के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बुद्ध काल। बुद्ध काल को दोस्तों पूर्व मौर्य काल भी बोला जाता है। इतिहास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसीलिए इसको देखना अनिवार्य है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध काल का अगर हम समय की बात करें तो 600 BC अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या बोलेंगे? बुद्ध काल। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोलेंगे? बुद्ध काल या पूर्व मौर्य काल। क्लियर? इससे आगे देखिए इसका स्रोत क्या है, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो दिया गया है कि इस समय के बारे में हमें जानकारी के दो प्रकार के स्रोत हैं। इस समय के बारे में जानकारी के लिए हमें कितने स्रोत हैं? दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत है हमारा रासायनिक स्रोत साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा स्रोत जो वहाँ से कुछ लिखे हुए कोई चीज़ मिला हो साहित्य के रूप में, और पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या कि वहाँ से हमें कुछ अवशेष मिले हो इस समय के। क्लियर? चलिए उसके बाद क्या है कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दिखाई देते हैं। साहित्य स्रोत के अंतर्गत क्या क्या है? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। याद रहेगा? चलिए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सूत्र साहित्य आता है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जरा उसको भी देख लें एक बार विशेष रूप से। चलिए देखते हैं। जैसे सूत्र साहित्य के अंदर जैसे आपको ये ध्यान में रहना चाहिए और याद भी होना चाहिए कि पहला है शिक्षा, दूसरा है छंद, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण और पांचवा है ज्योतिष और छठा है कल्पसूत्र। याद रहेगा? मेरे साथ बोलिए आप लोग, मेरे साथ आप लोग भी रिवीजन कीजिए। शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, कल्पसूत्र। आप लोग मेरे साथ अगर बोलिएगा ना तो आप लोगों को जल्दी याद होगा। ठीक? और देखिए शिक्षा का तात्पर्य क्या? शिक्षा सूत्र साहित्य में शिक्षा का क्या मतलब था? ये जो था ये साहित्य स्वर माला को समझने के लिए था। किसको समझने के लिए? स्वर माला को। छंद क्या क्या मतलब था कि ये छंद को समझने के लिए, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए, व्याकरण शुद्ध शुद्ध पढ़ने और लिखने के लिए, ज्योतिष के विषयों को या भविष्यवाणी के लिए, कल्पसूत्र। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में चलिए देखते हैं। कल्पसूत्र में क्या है कि कर्मकांडों के संकलन। क्या है? कर्मकांडों के संकलन के लिए इसकी रचना की गई थी। देखिए यहाँ पर उसी चीज को फिर से दिया गया है कि जो हमारा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो सूत्र साहित्य आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सूत्र साहित्य भी आते हैं जिनकी संख्या 6 है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन आते हैं? सूत्र साहित्य, और उनकी संख्या कितनी है? 6। पहला क्या है? शिक्षा, दूसरा छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसूत्र। शिक्षा साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षा के अंतर्गत स्वर ज्ञान को समझने के लिए, छंद यानी कि छंद ज्ञान को समझने के लिए, निरुक्त मतलब शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए, व्याकरण अर्थात उस शब्द के व्याकरण के ज्ञान को समझने के लिए, ज्योतिष के विषयों को समझने के लिए, और कल्पसूत्र कर्मकांड के, इसमें कर्मकांडों के संकलन किए गए हैं, इसकी रचना की गई थी। यानी कर्मकांडों के संकलन के लिए इनकी रचना की गई थी। वही बात यहाँ भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा? दिया गया है कि कल्पसूत्र के अंतर्गत चार हिस्से हैं। अच्छा, कल्पसूत्र के भी कितने हिस्से हैं? चार हिस्से हैं। कल्पसूत्र के 4 हिस्से कौन कौन है? तो पहला है हमारा स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो स्रोत सूत्र के अंतर्गत क्या आता है? दिया गया है कि इसमें कर्मकांडों की संकलन किया गया है। फिर से वही बात, कर्मकांडों का संकलन किसमें? स्रोत सूत्र में। धर्म सूत्र में इसमें उस समय की राजनीति, धर्म सूत्र में क्या? उस समय की राजनीति, उस समय के समाज, उस समय के धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? गृह सूत्र, इसमें घर के अंदर होने वाले यज्ञ और उत्सवों की विधियां बताई गई है।
ये सब सूत्र साहित्य है दोस्तों। आप लोगों को ये जो आप लोगों का हाई लेवल का जो एग्जाम होगा, अगर आपका PCS या UPSC का प्री वी का अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ तक में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। और जो आपका ये सब है इस टाइप के प्रश्न के बौद्ध साहित्य का काल क्या है, 600 BC कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, ये सब जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे आपको जो जनरल कंपटीशन के जैसे आपको SSC का कोई एग्जाम हो गया या फिर स्टेट लेवल पे आपको मान के चलिए मान NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, रेलवे हो गया, इस सब में जो आपको वनडे एग्जाम होता है जिसमें कि इन सब प्रश्नों का विशेष रूप से दिया जाता है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपको विशेष एग्जाम में ही मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है दोस्तों, और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग दरोगा या फिर BPSC या PCS कोई भी PCS स्टेट PCS की तैयारी करते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो नोट्स है ये उसी का नोट्स ही है। मैंने इस नोट्स को खुद अपने हाथों से लिखा है, मैं खुद इसी की तैयारी करता हूँ। तो आप लोगों को इस नोट्स पर भरोसा करना है। अगर आप ये इस नोट्स से इतिहास अगर आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपके पास ब्रह्मा शास्त्र की प्राप्ति हो गई। ठीक, उसके बाद इतिहास के हर एक क्वेश्चन को आपको प्रश्न को हल करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। इसीलिए चलिए सुलभ सूत्र की बात करें तो इसमें आरंभिक गणित की जानकारी, अर्थात सबसे पहले जो गणित की जानकारी कहाँ से मिल रही है, सुलभ सूत्र से। सुलभ का आशय होता है कि नापने का रस्सी। सुलभ का अर्थ क्या होता है, नापने का रस्सी, नापने का रस्सी, अर्थात इसके माध्यम से यज्ञ की वेदियों को नाप कर बनाया जाता था। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यज्ञ का वेदी कुछ इस प्रकार का होता था कि ये हमारा मान के चलिए यज्ञ का वेदी, अभी भी देखते होंगे अगर गाँव में अपने यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम होता तो इस तरीके का उसमें यज्ञ का ये वेदी बनाया जाता है, जिसको कि नाप करके बनाया जाता है, जो कि एकदम पूरा वर्गाकार होता है, इसको नाप करके बनाया जाता था। तो इसकी जानकारी कहाँ से, सुलभ सूत्र से। कहाँ से, देखिए यहाँ पर दिया गया है, इनकी जानकारी सुलभ सूत्र से हमें मिलती है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है आपका दिया गया है कि बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में अगर हम लोग नजर दौड़ाएं तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसका काल माना जाता है 600 ईसा पूर्व, 600 BC का काल माना जाता है बौद्ध साहित्य का। और इसका जो भाषा है वो इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध साहित्य का भाषा क्या है, पाली भाषा। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं वन लाइनर। ठीक, तो बौद्ध साहित्य का क्या भाषा है, पाली भाषा। उसके बाद क्या है कि विनय पिटक। बौद्ध साहित्य का देखिए भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों जो क्या है बौद्ध साहित्य का भाग है। तो विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है और अभिधम्म पिटक क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम का संकलन किया गया है। क्या, बौद्ध धर्म के नियम। उसके बाद सुत्त पिटक में बौद्ध शिक्षा का संकलन किया गया है। किसका, बौद्ध शिक्षा का संकलन। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का संकलन। ध्यान रहेगा, विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम, सुत्त पिटक में बौद्ध शिक्षकों का, बौद्ध शिक्षाओं का संकलन, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का संकलन किया गया। चलिए, वही अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो दिया गया है कि जैन साहित्य में क्या दिया गया है कि आगम साहित्य और सूत्र साहित्य, ये क्या है, जैन साहित्य का भाग है, जो कि अर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और इसी के अंतर्गत हमारा भगवती सूत्र भी आता है। सूत्र साहित्य के अंतर्गत जो भगवती सूत्र आता है वो जैन धर्म के सूत्र साहित्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ बताया गया है कि बौद्ध साहित्य में हमें पाली भाषा में प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप में भी लिखा हुआ है कि बौद्ध साहित्य हमें पाली भाषा में प्राप्त होता है, जिसका 3 हिस्सा है। बौद्ध साहित्य कौन से भाषा में, पाली भाषा में, जिसका कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है। पहला हिस्सा है विनय पिटक, क्या है हमारा, पहला हिस्सा विनय पिटक, दूसरा हिस्सा सुत्त पिटक, तीसरा हिस्सा अभिधम्म पिटक, जो कि आप लोगों को बताया गया है पिछले स्लाइड में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है, याद रहेगा, समझिए एक तरह से रिवीजन हो रहा है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी दी गई है। अभिधम्म पिटक में कौन चीज़ की जानकारी दी गई है, बौद्ध दर्शन की। वही अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। मुख्यतः कौन भाषा में, प्राकृत भाषा में। इसके मुख्यतः 2 हिस्से दिखाई देते हैं, पहला हिस्सा आगम साहित्य और दूसरा हिस्सा सूत्र साहित्य। पहला हिस्सा क्या है, आगम साहित्य और दूसरा सूत्र साहित्य, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर क्या है हमारा कि राजनीति व्यवस्था। अगर हम इसकी राजनीति व्यवस्था की बात करें
किसकी राजनीति व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम? अभी ध्यान रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बुद्ध काल या पूर्व मौर्य काल। तो इस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। क्या है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था? अगर इसकी बात करें तो कहते हैं कि 600 BC में अर्थात 600 ईसा पूर्व में भारत में कई राज्यों का निर्माण हो रहा था। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ से अब इतिहास का वास्तविक, अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अगर यहाँ पर ही सिर्फ बात नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात नहीं हो रहा है, कैसे कैसे अब यहाँ से नए नए राज्यों का उत्पन्न होगा, कैसे कैसे नए नए राज्यों का यहाँ से आगमन होगा, वो आप लोग को देखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 600 BC में भारत में कई राज्यों का निर्माण हो रहा था। इस साम्राज्य में मुख्यतः, देखिए इस साम्राज्य में मुख्यतः 3 घटनाएं हमें दिखाई देती है। और इस समय हमें क्या दिखाई देती है? 3 घटनाएं जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। क्या क्या है? तो पहला है कि 16 महाजनपदों का उदय इसी समय में हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हमको इसी समय में दिखाई देता है। 10 गणराज्यों का उदय हमको इसी समय में दिखाई देता है। और उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भी हमें इसी समय में दिखाई देता है, जो कि इतिहास का एक एकदम हाईलाइटेड पॉइंट है। ये सब इतिहास का क्या है? हाईलाइटेड पॉइंट है। यहाँ से कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जाते हैं। ठीक, उसके बाद है कि इस समय हमें 2 प्रकार की व्याख्यान दिखाई देती है। इस समय में 2 प्रकार की व्यवस्था, इस समय हमें 2 प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। कौन कौन सी व्यवस्था है? तो पहला है राजतंत्रीय व्यवस्था और दूसरा है गणतंत्रीय व्यवस्था। राजतंत्रीय व्यवस्था और गणतंत्रीय व्यवस्था याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि राजतंत्रीय व्यवस्था क्या होता है। राजतंत्रीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि इस समय हमें 16 बड़े राज्यों का उदय दिखाई देता है। देखिए ये 16 बड़े राज्यों का जो हमें उदय दिखाई देता है, यह राजतंत्रीय व्यवस्था का स्वरूप है, जो काफ़ी शक्तिशाली भी थे। ये जो 16 बड़े राज्य हैं क्या शक्तिशाली थे, इसलिए इसे महाजनपद कहा गया है। तो महाजनपद क्यों कहा गया 16 बड़े राज्यों को? क्योंकि ये शक्तिशाली थे। ठीक, उसके बाद क्या है कि इनके पास एक निश्चित क्षेत्र था। क्या था इनके पास? एक निश्चित क्षेत्र था। और क्या था? एवं एक निश्चित जनसंख्या थी। और क्या थी? एक निश्चित जनसंख्या थी। ये राज संप्रभु भी थे। संप्रभु का अर्थ, तात्पर्य ये होता है, संप्रभु का अर्थ ये होता है कि किसी दूसरे का उस पर नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र है। कोई भी निर्णय वो स्वयं से स्वतंत्र होकर के ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र। ठीक, और क्या है? और है कि इन बड़े राज्यों की सूचना बौद्ध ग्रंथ, कहाँ से? इन बड़े राज्यों की सूचना हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, जहाँ से हमें इन सब बड़े राज्यों की जानकारी, और एक दूसरा ग्रंथ क्या है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था है, इन सब की जानकारी कहाँ से मिल रहा है? बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा? गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि 600 BC में अर्थात 600 ईसा पूर्व में राजनीति का दूसरा रूप हमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ से हमें दिखाई देगा, जो कि राजनीति का दूसरा रूप माना जाता है, मिलता है। क्या गया है कि इस समय हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, जो हिमालय के सबसे ऊपरी क्षेत्र हैं उसको क्या बोलते हैं? हिमालय के जो आसपास के क्षेत्र हैं उसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या है कि हिमालय के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश एवं बिहार के आसपास, हिमालय के तराई क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास 10 गणराज्यों की सूचना मिलती है। कितने गणराज्य? 10 गणराज्यों की सूचना मिलती है। उदाहरण के लिए वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य कहाँ? बिहार में। मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिय और पावा और कुशीनारा के मल, ये सब महत्वपूर्ण उस समय के गणराज्य थे। ठीक, याद रहेगा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बार बार बनते हैं, इसीलिए आप लोग इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा इन समय की जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी, तो इस गणतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो चलिए इनकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ें। अगर इनकी व्यवस्था के बारे में बात करें तो इन राज्यों के सभी सदस्य एक समान हैसियत रखते थे। समान हैसियत मतलब समानता थी सब में, सभी राजा के उपाधि धारण करते थे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सब राजा के उपाधि धारण कर रहे हैं। लिच्छवी गणराज्य में 7000 से अधिक राजाओं की सूचना मिलती है। कितने राजा? 7000 राजा। सोचने वाली बात है कि 7000 राजा की सूचना मिलती है। इनके सदस्यों के बीच
से ही 10 वर्षों के लिए एक गण प्रमुख चुना जाता है, और इन्हीं के सदस्यों के बीच में से 10 वर्षों के लिए एक गण प्रमुख चुना जाता था। और क्या है कि सामान्य प्रशासन को संचालित करने के लिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जो हमारा सामान्य प्रशासन था उसको चलने के लिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक। और अधिकारियों में सेनापति हुआ करता था, कर संग्रह करने वाला अधिकारी हुआ करता था उस समय, विदेश मंत्री जैसे पद उस समय में हुआ करते थे। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि इनकी न्याय व्यवस्था अत्यधिक प्रभावशाली दिखाई देती है, इनकी न्याय व्यवस्था अत्यधिक प्रगतिशील दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो लिच्छवी गणराज्य में जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था, देखिए यहाँ से आपको अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का उस समय में हमारा गणतांत्रिक विशेषता रहा होगा, शासन प्रणाली उस समय का किस तरीके का रहा होगा। तो क्या दिया गया है, उदाहरण के लिए लिच्छवी गणराज्य में अगर जब किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उसे 8 न्यायालयों से गुजरना पड़ता था। 8 न्यायालयों में उसका जांच होता था कि जिस आदमी को फांसी दिया जा रहा है क्या वह सही में फांसी के लायक है या भी ऐसे ही दिया जा रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या है कि इन गणराज्यों की सबसे खास विशेषता थी कि इनकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, और इनकी एक खास विशेषता क्या है कि इनकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था अर्थात प्रजा का शासन। चलिए, और क्या है, ये लोग बड़े बड़े सभा भवनों में बैठक करते थे। कौन? ये जो हमारा इस वंश के जो लोग, इस काल के जो लोग होते थे, बड़े बड़े सभा भवन में बैठक करते थे, ठीक। क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा पूर्व मौर्य काल के लोग होते थे वो बड़े बड़े सभा भवनों में बैठक करते थे। सभा को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष होता था। कितनी अच्छी बात है कि सभा को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष भी हुआ करता था। और क्या होता था, इसके अलावा सभा को चलाने के लिए कोरम पूर्ति या गणपूर्ति की व्यवस्था थी। कोरम पूर्ति और गणपूर्ति की अगर बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ ऐसा प्रावधान होता है कि अगर मान के चलिए ये मीटिंग में 10 आदमी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, अगर उसमें से 5 आदमी एब्सेंट है तो ये सभा संचालन नहीं होगा। अगर उसमें 6 आदमी कम से कम होना चाहिए, अर्थात आधा से कम एक अधिक तो होना ही चाहिए। अगर आधा से एक अधिक व्यक्ति सभा में नहीं पहुंचा तो ये सभा नहीं होगा। इसी को कोरम पूर्ति या गणपूर्ति की व्यवस्था कही जाती है, जो वर्तमान में भी आपको भारत में दिखाई देता है। चलिए, ठीक। उसके आगे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि किसी भी मुद्दों पर इनके यहाँ क्या है कि किसी भी मुद्दों पर इनके यहाँ चर्चा और बहस होती थी। अर्थात आप लोग देखते होंगे दोस्तों, किसी भी मुद्दों पर चर्चा या बहस होने से उसका समस्या का निवारण कुछ अच्छे तरीके से होता है, ठीक। और क्या है, यदि आवश्यकता पड़ती थी तो गुप्त मतदान भी कराया जाता था। गुप्त मतदान अर्थात सबका अपना अपना मत लिया जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरीके से उस सबका मत लिया जाता था, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना मत देने के लिए सब स्वतंत्र थे, और उसके आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। जैसे मान के मैं आपको बताता हूँ, कोई विशेष मान के चलिए मुद्दा है, राज्य में ये नियम आया है, मान के चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राज्य में ये नियम आया है कि सभी को 50-50 केजी अनाज बांटवाना है, ठीक। और मान के चलिए, या फिर दूसरा एग्जाम्पल कि राज्य में किसी को फांसी देना है, इसमें से आधा आदमी का, इसमें से अब जो अध्यक्ष हैं वो कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं कि हमारा जो ये लोगों का मत क्या है, यानी कि उनको ये बात स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि जो हमारे और सदस्य हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ये होता है कि मान के चलिए लोग अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको सामने में बोलना पसंद नहीं करता था, तो उनके लिए गुप्त मतदान होता था। गुप्त मतदान अर्थात आप मान के चलिए एक कागज़ लीजिए, उस पर आप लिख दीजिए अपना हाँ या ना, उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन हाँ लिखा है कौन ना, सबको मिला दीजिए। और उसमें से काउंटिंग कर लिया जाता था कि मान के चलिए अगर हाँ के पक्ष में 10 आदमी में से 7 आदमी या 6 आदमी बोल दिया हाँ, तो इस पर अमल होता था, उसको लागू किया जाता था। अगर 10 आदमी में से 7 आदमी बोल दिया नहीं, तो उस पर लागू नहीं होगा। इस तरीके की व्यवस्था को उसमें में दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा स्लाइड चेंज हो गया तो थोड़ा,
और इसको मिटा दे रहे हैं, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे आगे कि यदि वर्तमान की दृष्टि से देखें, क्या बोल रहा है कि यदि वर्तमान की दृष्टि से देखें, यदि वर्तमान की दृष्टि से देखें तो यह मान सकते हैं कि ये वास्तविक गणतंत्र नहीं थे, वास्तविक गणतंत्र नहीं थे, परंतु अल्पतंत्र दिखाई देता, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मात्रा में दिखाई देता, वास्तविक दिखाई नहीं देता है। ठीक, और क्या है कि क्योंकि इन गणराज्यों में केवल क्षत्रिय वर्ग को शामिल किया गया था। यहाँ के जो कमी थे वो क्या, वो देखिए, यहाँ पे जो गणराज्यों में गणतंत्र व्यवस्था में शामिल थे, किसका, विशेष रूप से क्षत्रिय वर्गों का ही था। इसके अलावा इन्हें महिलाओं को भी शामिल नहीं थी, इसमें महिलाएं भी शामिल नहीं थी। तो ये वास्तविक गणतंत्र नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन अल्पतंत्र कहा जा सकता है। ठीक, हल्का फल्का उसका झलक यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और क्या है, इन सभी सीमाओं के बाद भी भारतीय राजनीति के लिए यह व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसे आधुनिक प्रकार की राजनीति का रूप प्रस्तुत किया। क्यों इसको बोला जाता है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने आधुनिक प्रकार की राजनीति का रूप प्रस्तुत किया। वर्तमान में भी आप देखते होंगे इस तरीके का जो व्यवस्था चलती आ रही है, ये उसी समय की बात हो रही है, हमारे 600 ईसा पूर्व पहले की। तो बताइए, यह इसे एक महत्वपूर्ण बात है कि नहीं है? और जो पूरे विश्व में पहला प्रयोग था, और पूरे विश्व का पहला प्रयोग था यहाँ पर, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है गणराज्यों का पतन। इतने अच्छे जो हमारा ये गणराज्य है, इनका पतन कैसे हुआ? पूर्व मौर्य काल की अगर हम बात करें तो इनका पतन कैसे हुआ? तो इनका पतन का कारण देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इस काल में धीरे धीरे गणराज्यों का पतन शुरू हो गया। इसके पीछे कई प्रमुख कारण थे। इस काल का जो धीरे धीरे पतन हुआ, इसका पीछे कई प्रमुख कारण है। जैसे अगर हम लोग देखें तो है कि मगध की विस्तारवादी नीति। मगध की उस समय की एक नीति थी, विस्तारवादी नीति था, अर्थात हर एक राज्य को हड़प करके अपने राज्य में लाना चाहता था, हर एक राज्य को युद्ध करके उसको हरा करके अपने राज्य में लाना चाहता था। इसके अलावा इन गणराज्यों के आपसी फूट, आपस में भी इन लोगों की नहीं बनती थी, आपसी फूट भी एक कारण है। एवं इनका आकार क्षेत्र अत्यधिक छोटा था। और क्या है, इसका आकार और क्षेत्र भी अत्यधिक छोटा था, जिसके कारण मगध साम्राज्य के सामने, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक गलत जानकारी दे दी गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या दिया गया है कि मगध की विस्तारवादी नीति। मगध की विस्तारवादी नीति का तात्पर्य यह है कि जो यह हमारा पूर्व मौर्य काल है, इस समय मगध साम्राज्य विशेष रूप से उभर रहे थे। और ये क्या करते थे, अपने आसपास के जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने में मिला रहे थे। तो वही इनका क्षेत्र तो पहले से छोटा था ही, तो इसको मगध साम्राज्य क्या किया, अपना विस्तारवादी नीति के कारण इसको भी अपने में मिला लिया, जिसके कारण इसका पतन हुआ। और इन लोगों का जो एक दूसरा कारण ये था कि इन लोगों का आपसी फूट, इन लोगों का पहले से आपसी फूट था। ठीक, और क्या था, और यहाँ पर देखा जाए तो इनका आकार अत्यधिक छोटा था। क्या था, इनका आकार अत्यधिक छोटा था। इनका आकार का अत्यधिक छोटा होना, जिसके कारण मगध साम्राज्य के सामने ये साम्राज्य नहीं टिक पाया। अर्थात मगध साम्राज्य इनको अपने में मिला लिया, और इनको सामने, मगध साम्राज्य के सामने ये एक बहुत छोटा साम्राज्य था जो कि उनके सामने नहीं टिक पाया। यही था उनका पूर्व मौर्य काल का पतन का कारण। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो ये मगध साम्राज्य का उद्भव या उत्कर्ष, मगध साम्राज्य उसमें विशेष रूप से उभर रहे थे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कहता है कि 600 BC में, 600 ईसा पूर्व में मगध अन्य राज्यों के समान ही महाजनपद था। क्या था, अन्य राज्यों के समान ही वह भी महाजनपद था। लेकिन क्या, लेकिन समय के साथ उसने अपने शक्ति का विस्तार किया। मगध साम्राज्य क्या किया, समय के साथ अपने शक्ति का विस्तार किया, और धीरे धीरे सभी महाजनपदों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अर्थात मगध साम्राज्य क्या किया, आसपास के जितने छोटे कमजोर महाजनपद थे सबको अपने में मिला लिया, और इतिहास में मगध साम्राज्य, और इसी घटना को इतिहास में मगध साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मगध साम्राज्य के उदय के कारण की अगर हम बात करें, मगध साम्राज्य का उदय का कारण क्या था, प्रमुख कारण, तो देखिए उसका प्रमुख कारण में ये सब बातें आता है कि शासकों का योगदान। शासकों के योगदान की अगर हम बात करें तो मगध राजा में कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा है, अर्थात शक्तिशाली राजवंश का शासन था उस समय में, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आदि। और क्या है, यहाँ के शासकों के द्वारा बेहतर कूटनीति और एक अच्छी कार्य क्षमता का प्रयोग किया गया। इस समय के जो शासक थे उनके द्वारा बेहतर कूटनीति और अच्छी कार्य क्षमता का भी प्रयोग किया गया। अब बताइए, जहाँ पर एक अच्छी महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजवंश है, उनके पास अच्छी कूटनीति व्यवस्था है, कार्य क्षमता का प्रयोग अच्छे से करना जानता है, तो उस राज्य का उद्भव, उस राज्य का उत्कर्ष होना स्वाभाविक है। ठीक दिया गया है कि जिसके कारण मगध साम्राज्य उदित हुआ। और अगर आर्थिक कारण की हम बात करें मगध साम्राज्य की, तो अगर इसके आर्थिक कारण की बात करें तो दिया गया है कि मगध साम्राज्य के पास राजस्व के काफ़ी बड़े स्रोत थे। राजस्व के स्रोत मतलब आमदनी के स्रोत, आय के स्रोत। इस समय गंगा नदी में कृषि के क्षेत्र में क्रांति हो रहे थे, अर्थात गंगा नदी घाटी में, गंगा के मैदानी क्षेत्र जो हैं, इसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति हो रहे थे, विशेष एकदम अंधाधुंध विशेष रूप से, यानी कि अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो रहा था। तो दिया गया है कि जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं नगरीकरण हो रहा था और मगध साम्राज्य के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में आय संचित हो रही थी। बताइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन होगा, व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, तो बताइए मगध साम्राज्य के बारे में मगध साम्राज्य के पास काफ़ी मात्रा में आय संचित होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। और परिणाम स्वरूप क्या होगा? एक बड़ी सेना रखने का आधार बनेगा। एक बात बताइए, जिसके पास अगर पैसा ही नहीं है तो उसके पास सेना रखने का कैसे वो अपना व्यवस्था करेंगे? जिनके पास आय है, राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है, उनके पास एक विशाल सेना आम बात होना हो जाएगा। उसके पास आराम से वो एक बड़ी सेना का आधारभूत खड़ा कर सकता है, एक बड़े सेना खड़ा कर सकता है। तो इनके पास धन दौलत की भी कमी नहीं है, तो बताइए यहाँ पर बड़ी सेना का रखने का आधार बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अर्थात उनके पास राजस्व के भी अच्छे स्रोत हैं, बड़ी सेना रखने का भी आधार उनके पास है, और क्या है, ये सब है उनका मगध साम्राज्य के उदय का कारण। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा सामाजिक कारण। देखिए सामाजिक कारण क्या था, उस समय के समाज के लोग कैसे थे, उनका योगदान क्या रहा मगध साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। तो दिया गया है कि सामाजिक कारण में मगध साम्राज्य की काफ़ी मगध का साम्राज्य काफ़ी प्रगतिशील था। क्या है कि मगध का समाज काफ़ी प्रगतिशील था। यहाँ रूढ़िवादिता अन्य राज्यों की तुलना में कम थी, जिससे मगध साम्राज्य को मजबूती मिली। रूढ़िवादिता जानते हैं दोस्तों? अभी बताता हूँ रूढ़िवादिता उसे कहते हैं कि अभी आप लोग देखते होंगे समाज में लोगों को दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर किसी का मृत्यु हो गया तो उसके 12वीं या 13वीं को 4 लाख 5 लाख, जिसका अपने अपने ज़िंदगी का कमाई को लगा करके वो भोज करेंगे, उसका क्या कहते हैं, आपका संपिंडन भोज करेंगे, उसका श्राद्ध, यानी कि 3-3 दिन तक भोज करते हैं, जिससे वो लोग ये मानते हैं कि अगर मैं ये भोज कर दिया तो ये हमारे जो पूर्वज मरे हैं उनका आत्मा को शुद्धि मिलेगी। ये सब एक भ्रम है दोस्तों, जो कि उस समय के लोगों में नहीं थी लेकिन वर्तमान में दिखाई देता है। तो बताइए आज के लोग सभ्य हैं, ज़्यादा जागरूक हैं, या उस समय के लोग ज़्यादा जागरूक थे? मैं तो उन लोगों के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि इन लोगों में रूढ़िवादिता कम थी, पुरानी विचारधाराओं पर ये लोग कम विश्वास करते थे। ठीक, उसी को बोलते हैं रूढ़िवादिता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामरिक कारण या भौगोलिक स्थिति। अगर मगध साम्राज्य की सामरिक कारण या भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो दिया गया है कि मगध की राजधानी राजगिरी थी। उस समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियों का नाम पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, इनमें से कौन ऐसी पहाड़ी है जो कि जिनसे कि मगध की राजधानी नहीं घिरती थी? ये 3 को दे देगा इसमें से, और कोई एक अन्य डाल देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है और सभी को याद रखना है, ताकि एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्नों को सीधा उड़ा करके आए। तो कौन कौन सी पहाड़ी है? रत्नागिरी, वैभागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी और विपलाचल की पहाड़ियाँ। ये 5 पहाड़ियाँ
से क्या घिरा हुआ है? मगध की राजधानी राजगृह। जिसका क्या फ़ायदा है? फायदा देखिए, इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र भी बनाई। उसके बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र। तो वह भी 4 नदियों के द्वारा घिरी हुई है। अब बताइए, कोई भी शहर अगर नदी के किनारे बसता है तो उसके लिए कितना लाभदायक होता है वो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अगर मान के चलिए आप किसी नदी के किनारे बसते हैं तो आपको व्यापार के लिए नाव का आप उपयोग करेंगे। आप बहुत सारे उद्योग में अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो वहाँ से करेंगे। नदी अगर आसपास के इलाके में है तो आसपास के इलाके में आपको अच्छे से आपको कृषि में अच्छी आपको सफलता मिलेगी। यही है नदी किनारे बसे होने का कारण और उसके फायदे। तो देखिए, जब मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो वहाँ से इसके क्या फायदे हैं? वो 4 नदियों से घिरा हुआ है। गंगा, घाघरा नदी, सोन नदी और गंडक नदी, इन चारों नदियों से घिरा हुआ है कौन? पाटलिपुत्र। तो पहला जो राजधानी था वो भी एक अच्छी जगह पर था और जो दूसरा राजधानी बनाया गया वो भी एक अच्छी जगह पर है, जिससे इनकी राजधानी हमेशा सुरक्षित भी रही। बताइए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि इसके सामाजिक जीवन क्या था। चलिए इनके सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो कहता है कि इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था, क्या? वर्ण व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, वर्ण व्यवस्था मतलब जाति पाति उत्तर वैदिक काल के समान बनी रही। अर्थात उत्तर वैदिक काल के समान यहाँ पर वर्ण व्यवस्था या जाति की व्यवस्था बनी रही। तथा आपद धर्म की नई व्यवस्था भी हमें दिखाई देती है। कौन सा धर्म? आपद धर्म, जिसके तहत यदि कोई खराब समय आए तो ऊपर के वर्णों के लोग नीचे के वर्णों के लोगों का कार्य कर सकते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। जिसको समझ में आ गया होगा वो कमेंट में बताए तो। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपद धर्म क्या होता है मैं बताता हूँ। समाज में जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ब्राह्मण क्या करवाएंगे? समाज में यज्ञ करवाएंगे। क्षत्रिय क्या करवाएंगे? रक्षा का काम करवाएंगे। वैश्य क्या करवाएंगे? अपना बिजनेस करेंगे। और शूद्र क्या करेंगे? समाज में सेवा, इन ऊपर के वर्गों को, लोगों को सेवा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपद धर्म का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर मान के चलिए ये जो ऊपर के धर्म है, क्षत्रिय मान के चलिए अगर वो सुरक्षा करने के लिए उनका मन नहीं है, किसी कारणवश अगर वो रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं है, तो वो नीचे का जो काम है वो व्यापार कर सकते हैं। अगर इस ब्राह्मण को पंडितगिरी, पुजारीगिरी करने में मन नहीं लगता है या फिर किसी कारण से अगर ये काम करना चाहता है तो ये कर सकता है। लेकिन ये लोग ऊपर वाले वर्ण के काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाले वर्ण के लोग हैं, ये जो नीचे वाले वर्ण के लोगों के काम को अपना सकते हैं, उसके पेशा को अपना करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है हमारा आपद धर्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपद धर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वहीं पर है कि यहाँ पर आपद धर्म की नई व्यवस्था हमें दिखाई देती है। ठीक, चलिए, जिससे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे कि ऊपर के वर्णों के लोग नीचे के वर्णों के लोगों के कार्य को अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा? नेक्स्ट स्लाइड में है, इसी समय हमें 16 संस्कारों की भी सूचना मिलती है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा, क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि इसी समय हमें कौन सा संस्कार दिखाई देता है? 16 संस्कार की सूचना इसी समय हमें मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कारों को हम देख सकते हैं, जैसे गर्भाधान, अंत्येष्टि संस्कार, पुण्य समन होता है, अन्नप्राशन होता है। ये सब क्या है? हमारा 16 संस्कार जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे सनातनी हिंदू धर्म में माना जाता है कि 16 संस्कार है। उसमें गर्भाधान, अंत्येष्टि संस्कार और भी कई प्रकार के हैं, अन्नप्राशन, ये सब हमारा 16 संस्कार का जो बात है या इसकी जो सूचना मिलती है हमें इसी समय से मिलती है। चलिए, और क्या लगता है? और यहाँ पर इसी समय हमें अस्पृश्यता की भी जानकारी मिलती है। समाज में अस्पृश्यता अर्थात लोगों में ऊंच और नीच की भावना का, यहाँ पर छुआछूत की भावना का देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। और क्या है? और एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर देखिएगा, समाज में वेश्यावृत्ति भी हमें दिखाई देती है। देखिए, यहीं से हमें वेश्यावृत्ति की भी सूचना मिलती है। जिसके पीछे का कारण क्या है बताएं दोस्तों? जिनके पीछे का कारण है नगरीकरण। उस समय में जो है कुछ ऐसे शहर होते थे जहाँ पर नगर बसा दिया गया था। तो ये जो हमारे समाज में इस प्रकार की कुप्रथा दिखाई देती है, जिसके पीछे का कारण क्या है? नगरीकरण, जो वर्तमान में भी आप लोगों को बड़े बड़े नगर में देखने को मिलते हैं।
चलिए इसके आगे हम बात करें तो इस समय विवाह नामक संस्था, देखिए विवाह नामक संस्था का उदय दिखाई देता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसे जीवन में एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए विवाह को भी जीवन में एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक। और क्या है, कुल 8 प्रकार के विवाहों की भी सूचना मिलती है। और देखिए उस समय में 8 प्रकार के विवाह होते थे, विवाह का भी विभाजन किया गया था। कितने जागरूक लोग थे वो लोग, सोचिए जरा। जिसमें कि आपको 4 अमान्य विवाह है, 4 ऐसे विवाह था जिसके कि लोग मानने के लिए सामाजिक रूप से तैयार नहीं थे, और 4 मान्य विवाह है जिसको कि सामाजिक तौर पर स्वीकार किया जाता था। तो पहले हम देखेंगे कि 4 मान्य विवाह। पहले मान्य विवाह देखते हैं कि कौन कौन से विवाह को स्वीकार किया जाता था। तो पहला है हमारा ब्रह्म विवाह, दूसरा है प्राजापत्य विवाह, तीसरा है देव विवाह, और चौथा है आर्ष विवाह। तो ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता था, वेद के जानकार के साथ अगर किसी का शादी होता था तो उनको बोलते थे कि इनका ब्रह्म विवाह हुआ है। अगर धर्म पर चलने के बाद प्रजापत्य विवाह जो होता था, इसमें धर्म पर चलने की बात कहा जाता था पिता के द्वारा, जो वर वधू होते थे उनके पिता के द्वारा उनको धर्म पर चलने की बात कहा जाता था। इस तरीके से अगर किसी का विवाह होता था तो उसे प्रजापत्य विवाह कहता था। अगर किसी का विवाह पुजारी के साथ किया जाता है तो उसे दैव विवाह कहते हैं। एक जोड़ी बैल दान में देकर के या गाय को दान में देकर के अगर शादी करवाया जा रहा है तो उसे आर्ष विवाह कहते हैं। ये थी हमारा 4 मान्य विवाह जो कि समाज में इसको स्वीकारा जाता था। अब देखेंगे हम अमान्य विवाह, जिसको कि समाज में अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। तो पहला क्या है, असुर विवाह। असुर विवाह का अर्थात कन्या खरीद कर, उस समय कुछ ऐसे लोग होते थे कि कन्या को खरीद करके उनसे शादी किया जाता था, जिसे कि हम असुर विवाह की श्रेणी में रखेंगे। फिर क्या है, पिशाच विवाह, जिसे इच्छा के विरुद्ध, अगर मान के चलिए किसी के साथ जबरदस्ती या उसके इच्छा के विरुद्ध अगर किसी के साथ शादी हो रहा है, किसी का शादी हो रहा है तो उसे पिशाच विवाह कहते हैं। अगर किसी का अपहरण करके शादी किया जा रहा है तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। अगर किसी के साथ प्रेम में, जो कि आप लोगों को अभी भी दिखाई देगा, प्रेम प्रसंग के द्वारा अगर कोई विवाह करते थे तो उसे गंधर्व विवाह करते थे। ये चारों विवाह हमें समाज में अभी भी अस्वीकार्य है। और ये जो विवाह है, ये एक जोड़ी बैल दे करके, इसको अभी भी लोग शुभ मानते हैं, जिसको लोग आजकल दहेज के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि समाज में बढ़ चढ़ करके इसका अभी चल रहा है प्रथा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था। किसकी अर्थव्यवस्था, पूर्व मौर्य काल की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो कहता है कि यह समय आर्थिक विकास और समृद्धि का काल था। अर्थात उसमें आर्थिक विकास और समृद्धि अच्छे तरीके से हो रहा था। हमें इस समय कृषि व्यवस्था से अधिशेष दिखाई दे रहा था। अर्थात कृषि जो लोग करते थे उनसे उनको अधिशेष मतलब बचत, आय अच्छे मात्रा में उनको होता था, जो हड़प्पा काल के बाद बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देता है। इससे पहले बड़े आय और बड़े अधिशेष हमें कहाँ दिखाई देते थे, हड़प्पा काल में। उसके बाद हमें सीधा कहाँ दिखाई दे रहा है, इस काल में, पूर्व मौर्य काल में, ठीक। और क्या कहता है, और कह रहा है कि इस समय गंगा घाटी में लोहे के हलों का प्रयोग शुरू हुआ था। सॉरी दोस्तों, बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था, रुक गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए क्या है कि इस समय गंगा घाटी में लोहे के हलों का उपयोग शुरू हुआ। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए कि सर्वप्रथम लोहे का उपयोग कहाँ से, का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। तो इस काल को हमें याद रखना। क्या होगा आंसर, पूर्व मौर्य काल, या ठीक, या फिर बुद्ध काल में माना जाता है। उसके बाद क्या है कि देखिए दिया गया है कि धान के रोपण की विधि की खोज भी इसी समय किया गया। धान के रोपण की विधि की खोज हो गई थी, जिससे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ। मान के चलिए अब देखिए कृषि के लिए लोगों के पास हल हो गया, धान को रोपने की विधि पता चल गया, तो उत्पादन की अत्यधिक वृद्धि हुई। उसके बाद क्या है कि इस काल में हमें जनसंख्या में भी वृद्धि दिखाई देता है। इस काल में क्या हुआ, जनसंख्या में भी वृद्धि दिखाई देता है और नगरीकरण भी दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है, साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से इसकी जानकारी हमें मिलती है कि इस समय हमें हलों की जानकारी मिलती है, धान को रोपने की विधि की जानकारी मिलती है, जनसंख्या में वृद्धि और नगरीकरण, ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से, जो कि आपको वीडियो शुरू होने के समय ही बताया गया था। और क्या है कि इस समय के प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं। उस समय के जो प्रमुख नगर थे, दिमाग में तो जरूर आया होगा आप लोगों को कि एक बार नगर का नाम जाने। तो उस समय नगर हुआ करता था काशी, कौशाम्बी, साकेत, वैशाली, राजगिरी आदि, ये सब उस समय के प्रमुख नगर थे। तो देखिए कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है वर्तमान में,
काशी भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, साकेत अयोध्या के पास है, वैशाली बिहार में, राजगिरी बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि इस काल में उद्योग क्या है, इस काल में उद्योग, शिल्प और व्यवसाय के बढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए इस काल के लोगों में शिल्प अर्थात शिल्पकारी मतलब समझ रहे हैं ना, मान के चलिए पत्थर की मूर्ति बनाने की कला, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाने की कला को शिल्प कला कहा जाता है, जो कि पत्थर को काट करके बनाया जाता है। व्यवसाय के बढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए बिहार के राजगिरी में 18 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा मिलती है। उस समय में भी लोग बिजनेस क्या करते थे दोस्तों, 18 प्रकार के बिजनेस करते थे, जैसे सोना, चांदी, नमक, शीशा, उत्तरकाले चित्रित मृदभांड, इन सबों का उसमें व्यापार प्रमुख रूप से किया जाता था। चलिए इनकी बाजार और मुद्रा और पूंजी बाजार की बात करें तो उसके यहाँ पर देखा जाता है कि भारत के इतिहास में पहली बार मुद्रा और पूंजी व्यापार का उद्भव दिखाई देता है। यहाँ से देखिए भारत के इतिहास में पहली बार मुद्रा और पूंजी बाजार का उद्भव दिखाई देगा। इस समय जिस प्रकार की मुद्राएं चलती थी उन्हें आहत सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? आहत सिक्के। और इन सिक्कों को हमें कई रूप में मिलते हैं। उस समय के जो सिक्के चलते थे उन्हें आहत सिक्के कहता था। और प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। आहत सिक्के क्यों कहते थे पता है दोस्तों? आहत का मतलब होता है चोट मारना। तो ऐसे करके लोहा रख देते थे, उस पर इतना चोट मारते थे, इतना चोट मारते थे, इतना चोट मारते थे कि कॉइन बन जाता था, सिक्का के रूप में ले लेता था। तो उसी को बोला जाता है आहत सिक्के। ठीक, जैसे तांबे और चांदी के सिक्के बने होते थे, तांबे और चांदी के सिक्के बने होते थे। तो चांदी के सिक्के भी 2 प्रकार के होते थे। पहला प्रकार है हमारा शतमान और दूसरा है कसारपन। और तांबा का 2 प्रकार, मासक और काकड़ी। ये सब क्या है? सिक्का का प्रकार। याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि सिक्कों के प्रचलन से क्या है कि सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण दिखाई देता है। अगर मान के चलिए सिक्का आ गया तो अब अर्थव्यवस्था का क्या होगा? मुद्रीकरण हो जाएगा। ठीक, अब सबके पास अर्थव्यवस्था, अगर किसी के पास धन है तो मुद्रा के रूप में रहेगा, जिससे लंबी दूरी के व्यापार को बढ़ावा मिला। देखिए लंबे दूरी को व्यापार का बढ़ावा देने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, अगर मान के चलिए आपको उस समय मान के चलिए किसी दूसरे देश से अगर व्यापार करना है, आपके पास सिक्का या मुद्रा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना कि उसको एक कोई दूसरा सामान दे दिए, नाव में भर के एकदम इतना सामान दे दिया, इतना सामान दे दिए कि उसको ले जाना भी भारी पड़ रहा है, तो वो आप उसको भर करके दिए, तो वो आसान है। और अब क्या आ गया? सिक्का। अगर अब सिक्का आ गया तो उसको आप सोने के बदले में सोने का सिक्का दीजिए, चांदी का सिक्का दीजिए, तो बताइए ज़्यादा उससे अच्छा होगा हमें व्यापार करने में या फिर सिक्का से? जाहिर सी बात है कि सिक्का से व्यापार करने में आसानी होगी। तो वही बोल रहा है कि लंबी दूरी व्यापार को बढ़ावा मिला और समाज में समृद्धि आई। समाज में क्या आई? समृद्धि आई। और क्या है? और है कि आहत सिक्कों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि दिया गया है कि आहत सिक्कों के ऊपर कोई तिथि या कोई लिपि हमें प्राप्त नहीं होती है। इन सिक्कों पर कई प्रकार के प्रतीक या चिन्ह मिलते थे। बोले ना अभी आपको उनको पीट के बनाया जाता था। तो बताइए जब उसको पीट करके बनाया जाएगा तो उस पर कुछ लिखना तो अभी संभव नहीं है। हाँ, कुछ विशेष प्रकार के आकृति बनाया जाता था, जैसे सूर्य का, चंद्र का, जो आसान ये आकृति है, ये आराम से बनाया जाता था। लिखने की कोई यहाँ से साक्ष्य नहीं मिलता है। और पहाड़ का, इन सब मानव का, इन सब चीज़ों का आकृति उन सिक्कों पर हुआ करता था। और क्या है कि आरंभिक समय में इन सिक्कों का प्रचलन व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। इन सिक्कों का प्रचलन किनके द्वारा सर्वप्रथम करवाया गया? तो व्यापारियों के द्वारा, राज्य के द्वारा नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा? नेक्स्ट स्लाइड में है कि पूंजी बाजार की अगर हम बात करें तो कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनों और साहूकारों की भी हमें जानकारी मिलती थी। अभी भी आपको गांव में आपको मिलेगा महाजन, साहूकार, जिनके पास बहुत सारा धन दौलत होता है। आप जाइएगा उनके पास तो रुपया पैसा मिलेगा आपको, ठीक, ब्याज के दर पे। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि जो ब्याज पर पूंजी का लेन देन भी करते थे, इस सब चीज़ों से आप अच्छे भली भांति परिचित होंगे। आपको पैसा दिया जाएगा, उसके बदले में आपको निश्चित समय अवधि के लिए ब्याज लिया जाता है। वही बोला जाता है कि निवेशकों के इस वर्ग के आने के बाद
उन क्षेत्रों से पूंजी ऐसे स्थानों पर पहुंची जहां पूंजी की कमी थी। अभी बताइए किसी के पास मान के चलिए बिजनेस आइडिया, कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो अगर वो पैसा नहीं है तो कैसे करेगा? लेकिन ये अगर सेठ साहूकार लोग जब आए, उनके पास ये लोग ब्याज पर ही भले सही, लेकिन अगर उनके पास धन आएगा तो ये लोग अपना व्यवसाय करेंगे कि नहीं? तो दिया गया है कि परिणाम स्वरूप नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर बने। चलिए नेक्स्ट क्या है, श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था की बात करें तो दिया गया है कि भारत में श्रेणियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रेणियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय हमें कुछ हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे अगर हम आर्थिक भूमिका की बात करें तो सामाजिक आर्थिक भूमिका, जैसे कुछ हिस्सा श्रेणी का मैं पहले बात बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके बारे में विशेष रूप से। तो हमारा कुछ श्रेणी महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका, सामाजिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका, ये सब भूमिका को निभाने वाले कुछ श्रेणी होते थे। जैसे आप देखिए, आर्थिक भूमिका निभाने के लिए ये श्रेणियाँ उत्पादन करते थे, व्यापार और वस्तुओं को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाते थे। नेक्स्ट क्या है, देखिए फिर से आगे, हाँ, ये श्रेणियाँ उत्पादन करते थे, क्या करते थे? उत्पादन, व्यापार और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करती थी। इसे हम बैंकिंग व्यवस्था के समान भी मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग से जमा स्वीकार भी करते थे, मतलब बैंक के जैसे ये लोग कार्य करते थे। किसी का मान के चलिए किसी को सामान बेचना है तो उनसे ले लिया और फिर उसको दूसरी जगह बेच दिया, या फिर उसके बदले में उसको धन दे दिया, तो ये बैंक के समान हो गया ना। और लोगों को उधार भी देते थे, लोगों को क्या देते थे? उधार भी देते थे। और क्या है कि ये श्रेणियाँ स्वयं भी कार्य करती थी और मजदूरों के द्वारा भी काम करवाती थी, जो कि एक अच्छी बात है। तब ना इतने बड़े साम्राज्य का सुचारू रूप से चल रहा है सब चीज़। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कि राजनीतिक भूमिका। राजनीतिक भूमिका की बात करें तो दिया गया है कि इन श्रेणियों को राज्य में स्वायत्तता मिली हुई थी। राज्य में स्वायत्तता मिली हुई थी। इन श्रेणियों के प्रमुख रथ, छत्र और ध्वज का प्रयोग करते थे। इसके अलावा इसकी अपनी निजी सेनाएं होती थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो हमारा राजनीतिक भूमिका जो संभालने वाले जो श्रेणी होते थे, उन लोगों को राज्य की तरफ से ये इस चीज़ की इजाज़त मिली हुई थी कि वो लोग रथ का प्रयोग कर सकते थे, छत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपना एक विशेष प्रकार का ध्वज झंडा का उपयोग करते थे। इसके अलावा इसकी एक अपनी निजी सेनाएं भी होती थी। चलिए इसके आगे है कि सामाजिक भूमिका। इन श्रेणियों के द्वारा जो सामाजिक भूमिका निभाने वाले श्रेणी होता था, उनका देखिए क्या भूमिका है। समाज में ये लोग दान करते थे, पुण्य करते थे। इसके द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को बड़े बड़े पैमाने पर दान दिया गया, और इन लोगों के द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को भी बड़े पैमाने पर दान दिया गया था। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी सहयोग देने में कार्य किया। इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को भी सहयोग देने में कार्य किया। इसके अलावा ये अपने सदस्यों को तकनीकी शिक्षा भी देते थे। क्या देते थे? तकनीकी शिक्षा भी देते थे। ठीक, जैसे अभी आप लोग टेक्नोलॉजी का जानकारी लेते थे ना, उसमें भी ये सब चीज़ हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक भूमिका। सांस्कृतिक भूमिका की बात करें तो इनके द्वारा कला और धर्म के विकास में भी सहयोग किया गया है। सांस्कृतिक भूमिका की अगर हम बात करें कि उस समय में कुछ ऐसे श्रेणी होते थे समाज में जिनके द्वारा कला और धर्म को सहयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए गुप्त काल के मंदसौर अभिलेख से मिले कुछ जानकारियाँ मिलती है। जैसे ये श्रेणियाँ मंदिरों का निर्माण करवाते थे, सड़कों का निर्माण करवाते थे। देखिए कितनी अच्छे अच्छे काम करवाते थे ये सब श्रेणियाँ। ठीक, तो इस तरह की कुछ श्रेणियाँ थी हमारे पूर्व मौर्य काल में। और क्या है? विधि का भूमिका। विधि का भी भूमिका निभाने वाले कानूनी अधिकार से जो संबंधित था, उसके देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उसको बारे में दिया गया है कि इन श्रेणियों के पास अपने स्वयं के कानून थे। क्या थे इन लोगों के पास? स्वयं के कानून थे। ये लोग मृत्यु दंड छोड़कर सारे दंड भी दे सकते थे, जो कि एक शासन को या राज्य को चलाने के लिए अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर हमारा पूर्व मौर्य काल समाप्त हुआ। ठीक, या बुद्ध काल समाप्त हुआ, पूर्व मौर्य काल विशेष रूप से अगर बोला जाए तो। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आपको धार्मिक आंदोलन का काल, जिस समय कि आपको भारत में महात्मा बुद्ध का पदार्पण दिखेगा, जैन महावीर स्वामी का जो आपको पदार्पण दिखेगा, ये सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आप लोगों से फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई राय देना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को टाइप करें। उसका आप लोगों को उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। और आप लोगों से फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास दिखाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण
नोट्स है जिसको तहत आप लोगों को तैयारी करवाया जाता है। अगर आप यहाँ से इतिहास पढ़ लिए तो आप इतिहास के सभी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। आपको इतिहास में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इतिहास के सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। विशेष रूप से आप पीसीएस का तैयारी करते हो, दरोगा का तैयारी करता हो, या फिर कोई अन्य जनरल कंपटीशन जिसमें कि इतिहास का भूमिका होता है। और मैं आप लोगों को एक बात ये भी कहना चाहूँगा, आप लोग इस बात को लेकर भी नहीं घबराएं कि कहाँ तक पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कि संपूर्ण इतिहास का यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, तो करवाया जाएगा। आप लोग अपना विश्वास दिखाएं, हम भी अपने आप लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। आपको संपूर्ण इतिहास का वीडियो लेक्चर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। आप लोग अच्छे से इस नोट्स को रोक करके लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर ही अपना नोट्स या तो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप लोगों को ये सारे नोट्स आसानी से आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप हो बना करके आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को नोट्स की भी चिंता नहीं रहेगी। और चलिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।